साधना अपने दूसरे बेटे पंकज की शादी एक खुशी नाम की लड़की से करवाती है। अब वो अपनी दोनों छोटी बहू खुशी और बड़ी बहू कविता से अपनी सेवा करवाती और जिंदगी मजे से जीती। लेकिन एक शाम ऑफिस से आते हुए पंकज का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर इस बात का पता चलते ही सब हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर पंकज को मृत घोषित कर देते हैं। ये सुनकर खुशी की तो सारी खुशियां चली जाती है और वो वहीं बैठकर रोते हुए बोलती है, पंकज जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए ना। मेरी बात मान लीजिए। क्या पता इनमें 2-4 सांस बाकी हो। प्लीज। बहू संभाल खुद को, चला गया वो, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे ने तेरा साथ जिंदगी भर देने का वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा तोड़ के चला गया। मेरा पंकज चला गया बहू। पंकज का अंतिम संस्कार होता है। इस हादसे में खुशी की सारी खुशियां छिन चुकी थी। वो गुमसुम अपने कमरे में बैठी रहा करती। हफ्ता गुजरता है, लेकिन अभी भी खुशी ना तो कुछ खाती पीती और ना ही किसी से बात करती। उसकी ये हरकत देखकर कविता एक शाम गुस्से में खाना बनाते हुए बोलती है, ये देवरानी जी जब से विधवा हुई हैं, इन्होंने तो काम से ऐसे मुंह मोड़ लिया है जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के हालातों से। और माँ जी, उनके मुंह से तो अपनी विधवा बहू के खिलाफ कुछ निकलता ही नहीं है। कविता की ये बात खुशी रसोई के बाहर से सुन लेती है, जो अंदर आकर अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी आप जाइए, शाम का खाना मैं बना लूंगी। पूरा दिन काम करके थक गई होंगी। थक तो गई हूँ, लेकिन कोई नहीं, जाओ तुम आराम कर लो, मैं संभाल लूंगी यहाँ का काम। नहीं दीदी आप जाइए, मैं कर लूंगी। खुशी के रसोई में आने के बाद कविता आराम करने जाती है, जिसके बाद खुशी सबके लिए खाना बनाती है और कुछ देर बाद सबको खाने के लिए टेबल पर बुलाकर खाना परोसती है। इतने दिनों बाद अपनी छोटी बहू के हाथों का खाना खाते हुए साधना कहती है, अरे वाह, आज छोटी बहू के हाथों का खाना खाकर आनंद आ गया। बहू तेरे हाथों में तो जादू है। ऐसा है तो माँ जी, तीनों टाइम देवरानी जी ही से खाना बनवा लीजिए ना। वैसे भी अब इन पर कौन सा काम है, देवर जी के जाने के बाद सास श्रृंगार में तो समय लगाएंगी नहीं। बड़ी बहू, अपने मुंह को थोड़ा सोच समझ कर खोला करो। कोई नहीं माँ जी, दीदी ने सही तो कहा है, मैं बना दिया करूँगी। इतना बोलकर खुशी रसोई में जाती है, जहाँ उसकी आंखें झलक उठती है। उसको रोता हुआ उसका जेठ रमेश देख लेता है, जो वहाँ आकर बोलता है, खुशी, पंकज को याद करके रो रही हो तुम? देखो, तुम्हारे दुख का अंदाजा तो हमें से कोई नहीं लगा सकता, लेकिन तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता। चलो अब अपने आंसू पोंछ दो और चलो हमारे साथ बाहर खाना खाने। जी भैया, आप चलिए, मैं आती हूँ। रमेश इतना बोलकर रसोई से जाने लगता है कि तभी वहाँ कविता दाल लेने आती है और रमेश को रसोई से बाहर जाते देखकर और अंदर खुशी को देखकर मन ही मन बोलती है, कि मेरी विधवा देवरानी खुद तो विधवा हो गई, शादी के कुछ ही समय में अपने पति को खा गई, अब कहीं मेरे सुहाग पर नजर न लगा दे। समय गुजरता है। खुशी को कविता आए दिन उसके विधवा होने का एहसास दिलाती। ऐसे ही एक शाम साधना की पड़ोसन विमला उसके घर आकर कहती है, अरे साधना बहन, आज मोहल्ले में भवन में सत्संग है, चलो ना वहाँ चलते हैं। अच्छा चलो विमला बहन। माँ जी, देवरानी जी को भी ले जाओ ना, अब वो विधवा है। जितना ज्यादा भगवान में ध्यान लगाएंगी उतना ही अच्छा है। कम से कम आगे आने वाले जन्म में इनको ये सब तो नहीं झेलना पड़ेगा। बहू, ये तो उसके भले के लिए कह रही है या उसको ताना मार रही है? तुझे कितनी बार बोला है, अपनी जुबान पर लगाम लगाया कर। इतने में खुशी अंदर से आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी चलिए, दीदी ने बिल्कुल सही कहा है, मैं एक विधवा हूँ और एक विधवा को यही काम शोभा देते हैं। खुशी अपनी सास और विमला के साथ सत्संग जाती है। कुछ देर बाद सत्संग से वापस आते हुए खुशी आगे चल रही थी और विमला व साधना पीछे, जिस पर विमला साधना से कहती है, साधना, तेरी बड़ी बहू हमेशा अपनी विधवा देवरानी को ऐसे ही उसके विधवा होने का एहसास दिलाती रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि ताने सुन सुनकर वो खुद को कुछ कर बैठे। नहीं नहीं विमला बहन, ऐसे मत बोलो। मेरी बहू के साथ पहले ही इतना गलत हुआ है, इतनी सी उम्र में विधवा हो गई। अब अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
तो ऐसा कर अपनी बहू की दूसरी शादी करवा दे। इस बच्ची की जिंदगी में दोबारा खुशियाँ आ जाएंगी। विमला की बात सुनकर साधना भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर में दोनों घर आती हैं। अब समय गुजरता है। करवा चौथ का दिन आने वाला था, जिसके चलते एक शाम घर में साड़ियाँ बेचने वाला आता है। कविता उससे साड़ियाँ ले रही थी। रमेश भी वहीं बैठा था। तभी वहाँ खुशी आती है। खुशी को देखकर साधना बोलती है, बहू अच्छा हुआ तू आ गई। आजा तू भी साड़ी देख ले, ये भैया बहुत अच्छी अच्छी साड़ी लाया है। 1 मिनट माँ जी, ये भैया सुहागनों के लिए साड़ियाँ लाए हैं, रंग बिरंगी। लेकिन देवरानी जी तो विधवा हैं। विधवा सफेद रंग के सिवा और कोई रंग थोड़ी पहन सकती है, क्यों देवरानी जी? और वैसे भी ये सुहागनों का त्योहार है करवा चौथ, इनका क्या मतलब इससे? बहू कविता, तुमको सच में नहीं पता कि कब क्या बोलना है, या फिर पता होते हुए अनजान बनती हो? मैंने क्या गलत बोला? अरे शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और देवर जी चल बसे। माँ जी, आपको नहीं दिखता क्या कि इनकी वजह से गए हैं वो? लेकिन आप इनको इस बात का दोष देने की जगह इनको सर पर चढ़ा रही हैं। अरे विधवा को विधवा की तरह रखो ना, और आप ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। आपके छोटे भाई की बीवी है, आपकी नहीं। कविता की इस बात पर साधना उसको एक थप्पड़ लगाती है, लेकिन ये सब सुनकर खुशी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिस पर साधना कहती है, बहू तेरे अंदर शर्म नहीं है? अरे जब से पंकज गया है तूने एक दिन नहीं छोड़ा अपनी देवरानी को विधवा होने का एहसास दिलाने का। अरे तू जानती है पंकज का एक्सीडेंट हुआ उस दिन रमेश को वो एयरपोर्ट लेने जा रहा था, सरप्राइज देने जा रहा था अपने भाई को, लेकिन उसका ये सरप्राइज उसकी जिंदगी ले गया और खुशी की खुशियाँ। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। अरे मेरी बहन जैसी है खुशी, उसने हमेशा अपने बड़े भाई की तरह इज्जत दी है, लेकिन तुमने तो उसे अपनी बहन बनाया नहीं। लेकिन विधवा देवरानी होने का ताना जरूर मानना है तुमको। तो क्या होता अगर एक्सीडेंट मुझे लाते हुए हो जाता, तो तुम भी आज उसकी जगह होती। ऐसे मत बोलो, आपके बिना मेरा क्या होगा? तो पंकज के बिना उसका क्या हाल होगा ये तूने सोचा? तू हमेशा उसको ताने देती रही और वो बेचारी सुनकर भी चुप रही। रमेश बेटा, खुशी के कमरे में चल, कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले, आज उसका बहुत दिल दुखा है। साधना और रमेश खुशी के कमरे में जाते हैं, जहाँ खुशी पंकज की शर्ट को पकड़कर बेड के कोने में बैठकर रोते हुए कहती है, पंकज जी, एक औरत की इज्जत उसके पति के साथ ही होती है, ये बात तो मैंने जान ली है, लेकिन अब शायद मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी। आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, प्लीज मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। नहीं बहू, ऐसे मत बोल। साधना के कमरे में आते ही खुशी उसे गले लगाकर बहुत रोती है, जिसके बाद साधना उसे चुप करवाते हुए कहती है, मेरी बहू तू हर खुशी की हकदार है। अरे तेरे जैसी बहू तो किस्मत से मिलती है, और तू क्यों मरना चाहती है? पंकज तुमको ऐसे देखकर कितना तड़पेगा। तू रो मत, तुझे भी खुश रहने का हक है। इसलिए बहू, मैंने तेरे लिए एक फैसला लिया है, तू दूसरी शादी कर ले। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कोई शादी नहीं करनी है। पंकज जी की यादों के सहारे ही मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। खुशी, अगर इस हालत में पंकज होता तो तुम क्या चाहती? वो तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। पंकज कभी नहीं चाहेगा कि उसकी खुशी की जिंदगी में कोई भी गम हो, इसलिए उसकी खुशी के लिए माँ का ये फैसला मान लो। इतने में कविता कमरे में आती है, जो हाथ जोड़कर खुशी से कहती है, देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, लेकिन आप विधवा रहने के लिए नहीं बनी। आपको भी आपकी जिंदगी में खुशी मिलनी चाहिए। मैंने हमेशा आपको ताना मारा विधवा होने का, लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि पति के जाने के बाद दुनिया पत्नी को दोषी तो देती है, लेकिन उसके ऊपर क्या बीतती है ये जानने की कोशिश नहीं करती। मैंने भी यही किया था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। पंकज जी के साथ मैंने जितना भी समय बिताया वो मेरी आगे की जिंदगी काटने के लिए बहुत है, लेकिन अगर फिर भी आप सब यही चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ऐसे घर में जहां मुझे मेरे इस ससुराल में आने की पूरी आजादी हो। खुशी के हाँ करने पर साधना कुछ ही समय में उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढकर उसकी शादी करवाती है, और उसके नए ससुराल में अब कोई रोक टोक नहीं थी, और इस तरह एक विधवा देवरानी का फिर से घर बस जाता है।